नमस्कार मित्रों, मैं कुछ बोलूं इससे पहले मैं आपको ये कहूं कि मैं जैसे कि मेरे पहले वक्ता ने कहा कि वो किसी दूसरी पार्टी के सदस्य हैं, मेरे साथ ये है कि मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं, मैं लेखक हूं। और अगर किसी कांग्रेस का मैं सदस्य हो सकता तो मैं 1921 की कांग्रेस का सदस्य होना चाहता। आपको पता होगा कि 1921 में 20-21 के आसपास गांधी जी ने ये कहा कि भाई सारे ग्रामीणों को इसमें शामिल करो, और तब कांग्रेस की संख्या अचानक बढ़ के 5 लाख हुई थी। तो उसमें ग्रामीणों को समावेश उनका हुआ था। एक रामायण में एक बड़ी दिलचस्प बात है। रामायण की बहुत सारी व्याख्याएं हैं, उनमें एक व्याख्या ये है कि रावण कभी पूरी तरह जलता नहीं है, तो उसको बार बार उसकी चिता में आग डालना, वो लकड़ी डालना पड़ती है, नहीं तो फिर से निकल के आ जाता है। तो बार बार आपको एक तरह से जो रावण है उसमें उसकी चिता में लकड़ी डालते रहना पड़ता है, अंतहीन। इसके अलावा उससे मुक्ति पाने का कोई रास्ता नहीं। हमने सोचा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति हो गई, हमको स्वतंत्रता मिल गई, हमको बड़ा सुंदर संविधान मिल गया, अब क्या करना है। तो जैसे ही हमने लकड़ी डालना बंद की, रावण खड़ा हो गया। लोकतंत्र एक सक्रिय नागरिकों की भागीदारी से बनता है, निष्क्रिय नागरिकों की भागीदारी से लोकतंत्र खत्म हो जाता है। आपको उसमें शामिल होना पड़ता है। आप तय करें कि आप कैसे शामिल होंगे। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग जाके कोई जुलूस में आइए, नहीं आइए, मैं खुद नहीं जाता कभी, मैं तो अपने एकांत में लिखता हूँ। आप कैसे भागीदारी करेंगे, ये प्रश्न आपको अपने से पूछना चाहिए। और ये पूछना चाहिए कि हमको जब आज़ादी मिली भारत में, तो उसका मूल कारण क्या था, क्यों आज़ादी चाहिए थी, हमको आज़ादी की ज़रूरत क्या थी। और मैं जानबूझ के इसलिए कह रहा हूं कि 2 या 3 दिन पहले मार्को रूबियो, जो अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, हमारे देश में विदेश मंत्री मान लीजिए, उन्होंने वक्तव्य दिया है जो छपा है हर जगह। उसमें उन्होंने लिखा है कि यूरोप का, एशियाई और अफ्रीकी देशों का उपनिवेशीकरण उचित था, हमें दोबारा करना है। ये केवल ये ना सोचिए कि भारत की जो रूलिंग एलीट है या जो शासन है वही कुछ इस देश के लिए खतरा बना हुआ है, वो तो है ही। लेकिन भारत को एक बहुत बड़े स्तर पर दोबारा उसका उपनिवेशीकरण करने की तैयारी है। वो आप याद रखिए, ये मत सोचिए कि आप कुछ ना करेंगे, एक दिन आंख खोलेंगे और आप कहेंगे अरे अमेरिका खत्म हो गया। ऐसा नहीं होने वाला है। अमेरिका कोई देश नहीं है अकेला, वो प्रक्रिया है। जैसे आपको 1-2-3 पहले साधारण चीज़ें बता दूं, फिर कुछ कहने की कोशिश करूंगा। हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही हमको बड़ी, इस शब्द से बड़ी उत्तेजना होती है, साहब भारत का विकास हो रहा है। लोग आपस में बोलते हैं ये। आपने कभी सोचा है कि ये शब्द कहां से आया है? 1947 से पहले ये विकास शब्द क्यों नहीं था? मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इसलिए मैं आपको बता दूँ, मैंने वो लिस्ट पढ़ी है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले के जो नेता थे वो पढ़ते थे, वो हज़ारों में है।
चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो अंबेडकर हों, चाहे नेहरू हो, चाहे मौलाना आज़ाद, कोई भी, उनको दुनिया की खबर थी। हमें है? विकास शब्द का पहला प्रयोग 1953 में जर्मनी के एक शहर में एक विश्व बैंक, IMF, ये जब संगठित हो रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो एक बड़ा सा संगोष्ठी हुई थी वहां, जिसका शीर्षक था मनी फॉर मनीड पीपल, पैसे वाले लोगों के लिए पैसा। उसमें यह तय किया गया कि तीसरी दुनिया के देशों को, एक तो वो भारत और इस तरह के देशों को तीसरी दुनिया मानते हैं। आप सोचिए इसमें कितनी गरिमाहीनता है हमारी देश की, और हमारे यहां इस्तेमाल होता है, सरकारों में बेशर्मी से इस्तेमाल होता है। बहरहाल उन्होंने कहा कि हमको तीसरी दुनिया को भरमाने के लिए एक शब्द चाहिए, और एक डेवलपमेंट शब्द आया जिसके अनुवाद के रूप में विकास शब्द का उपयोग होता है। और विकास का अर्थ था, भारत के लिए ठोस अर्थों में बता रहा हूं। पहला अर्थ उन्होंने कहा आप विकसित नहीं हैं क्योंकि आपके देश में यूकेलिप्टस के पेड़ नहीं है। जाके विश्व बैंक का रिकॉर्ड पढ़िए। इसलिए एक देश इसलिए विकसित नहीं माना जा रहा है कि उसके यहां यूकेलिप्टस के पेड़ नहीं है। अब इसमें निहित मूर्खता देखिए, और हम सब बने हैं मूर्ख। फिर उन्होंने कहा आप विकसित नहीं हैं क्योंकि आप प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते। आपको शायद पता होगा कि अब प्लास्टिक की हालत ये हो गई है कि हम जो पानी पीते हैं उसमें माइक्रो प्लास्टिक है पहले से, आप उसको साफ नहीं कर सकते। इतनी प्लास्टिक पैदा हो गई क्योंकि पूरी दुनिया विकसित हो गई। और तीसरा उन्होंने कहा कि फर्टिलाइजर्स अगर आपके इस्तेमाल नहीं करते, ऐसा नहीं था कि भारत में फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं होते थे, तो इसलिए आप विकसित नहीं। अब आप तीनों चीजों का देख लीजिए, इनका मुनाफा कहां गया। इस शब्द के आधार पर 2014 में एक चुनाव होता है और 100 करोड़ के करीब लोग उससे भरमा दिए जाते। क्यों? क्योंकि हम ठहर के सोचने वाले देश नहीं बचे। हम कभी नहीं सोचते कि यहां इसका आशय क्या है, ये क्या विकास हो रहा है जिसमें इतने लोग बेघर हो गए, जिसमें इतनी बीमारियां बढ़ गई। पंजाब से एक ट्रेन चलती है, उसका नाम है कैंसर ट्रेन, जिसमें सारे मरीज कैंसर के होते हैं या उनके अटेंडेंट होते हैं, उनकी देखरेख करने वाले होते हैं। हमने जैसे ही अपनी लोकतंत्र को और अपनी गरिमा को बचाने के लिए, जिसका सबसे बड़ा दस्तावेज ये संविधान है, संविधान भारत में गरिमामय नागरिक हो सके, इससे बड़ा संविधान, इससे बड़ा दस्तावेज पूरी दुनिया में नहीं है। और आप सोचिए, भारत एक बिल्कुल अटपटा देश है। इतनी सारी बोलियां, औपनिवेशिक हमले के बाद दुनिया के तमाम देशों में उनकी अपनी भाषाएं खत्म हो गई। वो केवल कॉलोनाइजर्स की जुबान बोलने लगे। भारत उन देशों में है, कम देशों में है, जिसमें तमाम बोलियां, भाषाएं बची रही। इतने किस्म की आस्थाएं हैं, इतने किस्म की उपासना पद्धतियां हैं, इतने तरह से लोग अपने को व्यक्त करते हैं, इतने किस्म के लोक गीत हैं, लोक कथाएं हैं, लोक नृत्य हैं। ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं है, कोई एक उदाहरण नहीं है। आप चीन को चले जाइए, चीन में बहुत ही कम लोक कलाएं बची हैं।
आप यूरोप चले जाइए, यूरोप ने सारी अपनी लोक कलाएं खत्म कर दी। जब विश्व बैंक ने हमसे कहा था कि आपको विकसित होना है, तब वो ये कह रहे थे कि आपको एक और यूरोप बन जाना है। और हम उत्साह से, इसको हमें आज मानना पड़ेगा कि हम उस बड़े उत्साह से उस राह पे चल निकले थे। भारत को यूरोप क्यों बनना है? ऐसे कितने देश हैं यूरोप में जिसमें इतनी सारी भाषाएं, और हमने हमेशा समृद्धि को धन में संकुचित कर रखा है। भारत अकेला ऐसा देश है दुनिया का जहां तरह तरह की समृद्धियां हैं। भाषा की समृद्धि है, ज्ञान की समृद्धि है। यहां जितनी दार्शनिक परंपराएं हैं उनकी संख्या हजारों में है। 6 तो मूल मानी जाती हैं, और उसके सब डिवीजन होते हैं, फिर उसका उपविभाजन, उनके उपविभाजन, ऐसी हजारों तरह की ज्ञान परंपराएं, दर्शन की परंपराएं। इसको समेट के, इस सब को ध्यान में रख के ये संविधान बना था। कोई दूसरा देश ऐसा संविधान ना तो कल्पना कर सकता था, ना बना सकता था। ये इस देश के नागरिकों का, और जो उसके नेतृत्व में थे अंबेडकर साहब जैसे लोग, ये उनका जीनियस था, लोगों का जीनियस था। और एक चीज जान लीजिए, हम लोग व्यक्ति पूजा करना जितनी जल्दी खत्म कर दें उतना अच्छा है। हमको यह समझना पड़ेगा कि क्या चीज थी जो गांधी को गांधी बनाती थी, अंबेडकर को अंबेडकर बनाती थी। वो चीजें करें। उनकी तस्वीर लगाना पर्याप्त नहीं है। ये बात कहने से बात नहीं बनती कि दुनिया के पता नहीं कितने 125 देशों में गांधी जी के नाम से या तो कोई सड़क है या उनकी मूर्ति लगी है या कुछ। ये पर्याप्त नहीं है। आप मूर्ति लगा के वो सब करने लगे जिसकी कभी वकालत गांधी नहीं करते या अंबेडकर नहीं करते, तो लगाए रखिए मूर्तियां। हम मूर्तियों वाले देश बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी निष्क्रिय नागरिकता को एक जस्टिफिकेशन मिलता है कि कोई बात नहीं साहब, हम करते तो कुछ नहीं है लोकतंत्र के लिए, लेकिन प्रणाम बराबर करते हैं सुबह उठ के। आप अपना ये प्रणाम अपने पास रखिए। ना तो उस मूर्ति को उसकी जरूरत है और ना इस देश को उसकी जरूरत है। हमको, जैसा मैंने आपसे कहा कि विकास शब्द एक बिल्कुल खोखला और डरावना शब्द था जिस पे हमें विचार करना चाहिए था। हम चूक गए, हम बह गए और आज तक बहे चले जा रहे। भारतीय संविधान जिस स्वातंत्र्य की बात उसने कही, जिस बंधुत्व की बात कही, उसमें गरिमा शब्द को जोड़ के उन्होंने देखा बंधुत्व के साथ, और अभिव्यक्ति के स्वातंत्र्य की जो बात कही, इसमें गरिमा का वास है। कैसे? गरिमा हम किस चीज को कहते हैं? ये हम फिर से सारे शब्दों में ना फंसे। गरिमा हम कहां, किस, कब कहेंगे कि ये व्यक्ति गरिमामय है? जब वो अपनी तरह से हो और अपनी तरह से व्यक्त कर सके। उसको जैसे व्यक्त करना है, उसको छत्तीसगढ़ी में बोलना है तो छत्तीसगढ़ी में बोले, उसको हिंदी में बोलना है हिंदी में बोले, उसको मराठी में बोलना है मराठी में बोले, और वो अपनी तरह से रहे। धोती पहनना है धोती पहने, नहीं पहनना न पहने। हम इस गरिमामय नागरिक को बनाने चले थे संविधान में। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम इसको बनाने में किसी हद तक आगे बढ़ गए थे। बहुत हद तक नहीं बढ़े थे, लेकिन बढ़ सकते थे। जो मैंने कहा 1921 की कांग्रेस, उसका असर यह था कि 1959 तक अगर कोई ग्रामीण व्यक्ति अपने विधायक के विरोध में को प्रश्न उठाते हुए कोई चिट्ठी लिख देता था कांग्रेस के मुख्यालय में, तो उस विधायक पे उस पे कार्रवाई होती थी। ये जरूरी है, क्योंकि ये वो कांग्रेस थी जो 1920 में गांधी जी ने जिसकी बात की, और
1932 की बात है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। हमेशा बात होती है गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, कहा क्या था? आप मेरे स्टूडेंट्स के पास, वो जो चिकित्सा करते हैं उनके पास जाएं और वो कहें कि आइए आइए आप बीमार हैं, हम आपका इलाज करते हैं, और चले जाएं आपके कमरे से, हो गया इलाज। कहा क्या था? कहा यह था गांधी ने कि हमें अंग्रेजों के भारत में रहने में तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे शासन करने की पद्धति उनके शासन करने की पद्धति से अलग है। और फिर उन्होंने कहा कि हमने इस अपने ढंग का शासन करने का प्रयोग भारत में किया है। 7 लाख गांव जो हैं उनमें हमने ये प्रयोग किया है। हमने स्थानीय स्तर पर एक प्रशासनिक इकाइयां बनाई हैं जिसमें सारे लोग होते हैं, और वो सफल रहा है। ये उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने जो प्रयोग किया, कांग्रेस 1961 की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला गांधी जी की थी, और सफल प्रयोग हुआ कि उन्होंने स्थानीय छोटी छोटी सरकारें पूरे देश में बनाई, और वो चली। सरकारें तो नहीं कहना चाहिए, एक तरह की व्यवस्था करने की एक व्यवस्था बनाई। और ये गांधी जी कह रहे हैं उसके राजा और चर्चिल के सामने, और चर्चिल उससे ज्यादा घटिया और 2 धेले का आदमी मिलना मुश्किल है। जब भारत के जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अनाज की कमी पड़ी सैनिकों के लिए, ब्रिटिश सैनिकों के लिए, उसने बंगाल में एक कृत्रिम अकाल पैदा कर दिया। और हमारे यहां चर्चिल को लेके, उसके चुटकुलों को लेके लोग खुश होते हैं, जिसने करोड़ों लोग मरवा दिए थे इस देश के। तब गांधी जी ने कहा था कि हम एक दूसरी तरह से शासन करते रहे हैं भारत में। वो विफल रहा, सफल रहा, अलग बात, लेकिन आपकी जो शासन करने की पद्धति है ये विफल ही रहेगी। इसका अर्थ यह है कि गांधी जी ने लोकतंत्र को कैसे चले इसके बारे में सोचा। हम में से कितने लोग सोचते हैं कि हम एक वैकल्पिक लोकतंत्र या एक ऐसा लोकतंत्र बनाएं जिसमें ये जो भूल हुई है 12 साल से चल रही है वो ना हो। ये सोचना पड़ेगा, आपके लिए कोई दूसरा सोच के नहीं आ जाएगा। जैसे हमको बनी बनाई मशीनें मिल जाती हैं, मोबाइल टेलीफोन हम बड़े एप्पल से खरीदे, विचार नहीं आते ऐसे। आप संकट में हैं, आप सोचिए, क्योंकि वो संकट में हैं, उनके संकट का निदान आपकी गरिमा को हरने का है। उनका निदान ये है, अमेरिकन का निदान ये है कि हिंदुस्तान को हम नष्ट करेंगे, उसके लोगों, नागरिकों की गरिमा छीन के उनको गुलाम बनाएंगे, उस पूरे देश को गुलाम बनाएंगे, इससे हमारे देश के नागरिकों की गरिमा बनेगी। आप सोचिए आप अपनी गरिमा कैसे बनाएंगे। यह संविधान में आने भर से नहीं होगा। संविधान ने आपको एक सपना दिखाया कि उसने याद दिलाया कि हे भारत का हर नागरिक, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी आय का हो, आयु का हो, किसी भी आर्थिक स्थिति का हो, तुम सब गरिमा पाने योग्य हो, और यह तुम्हारा अधिकार है पाना। लेकिन पाने के लिए जो तरह तरह की आपको हिकमतें करनी पड़ेंगी वो तो आपको खुद करना है। आप पर संविधान कुछ कर्तव्य छोड़ गया है करने को, ये आप न करेंगे तो आप गरिमा विहीन होके रहेंगे, आपको नहीं रोक सकता कोई। बंधुत्व, जिसमें संविधान में उन्होंने कहा कि बंधुत्व जो है उसको इस तरह हो कि गरिमा, उसमें 2-3 चीजें और कहना चाहता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है का एक अर्थ यह है कि आपको दूसरे को सुनने की बाध्यता है। आप अगर बोलना चाहते हैं किसी को और चाहते हैं कि वो सुने, तो आप भी सुनिए। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे को जगह देने की स्वतंत्रता है।
आपको दूसरे के लिए जगह देना चाहिए, और यहीं से गरिमा पैदा होती है। जब आप दूसरे को उसकी जगह देते हैं, बोल सकने की, हो सकने की, अपने को व्यक्त कर सकने की, तब आप उसको उसकी गरिमा प्रदान करते हैं। और प्रदान करते हैं मतलब आप नहीं दे रहे हैं अपनी तरफ से गरिमा, गरिमा तो वो लेके आता है, आप उसकी गरिमा के लिए स्थान बनाते हैं। ये काम हमारे नागरिकों को खुद सोचना पड़ेगा, हम सबको, कि हमने कितना किया है, हमने कितनी बार किसी दूसरे व्यक्ति की अपने दैनंदिन जीवन में गरिमा का हरण किया है। हमने कितनी बार किसी को बोलने नहीं दिया है। कब तक हम ये करते रहेंगे कि संविधान में सब उपलब्ध है? संविधान कोई कोषागार है जिससे आप जाएं और थोड़े लोग गरिमा जाके ले आए, कुछ जाके अभिव्यक्ति ले आए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अनुभव आपको तब होगा जब आप अभिव्यक्त करेंगे, लेकिन जब आप अकेले कमरे में बैठे हुए टेलीविजन देख रहे हैं तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जरूरत भी नहीं है। क्या कीजिएगा लेके उसको? हमने अपनी तमाम संवैधानिक अद्भुत मूल्यों को अपने हाथों से अपनी निष्क्रियता में रेत की तरह फिसल जाने दिया है लगातार। अगर हम उसको चाहते हैं कि वो दोबारा हमारे जीवन में उतनी ही सक्रिय हो सकें जितनी कि संविधान निर्माताओं की कल्पना थी, तो उसके लिए हमें कम से कम सक्रिय नागरिक बनना होगा, जिसका अर्थ बिल्कुल सीधा ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा व्यवहार कैसा है दूसरों के प्रति, दूसरों का दूसरों के प्रति कैसा है, हमारे देश का अपने नागरिकों के प्रति कैसा है, और दूसरे देशों का हमारे देश के प्रति कैसा है। आपको आंख और कान खुली रखे बगैर आधुनिक लोकतंत्र में सक्रिय हिस्सेदारी नहीं हो सकती, और ना लोकतंत्र बच सकता है। धन्यवाद।